सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कक्षा 9 के विषय में अध्ययन कर रहे थे और कक्षा 9 में क्षितिज पुस्तक के बारे में हमने पढ़ा। क्षितिज पुस्तक का जो काव्यखंड है उसके हमने 3 पाठ समाप्त कर लिए हैं। आज का जो हमारा बिंदु होगा वो होगा मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद का परिचय आज के वीडियो से पूर्व में अपलोड कर दिया गया है। आप सभी बच्चे आज का वीडियो देखने से पूर्व प्रेमचंद का परिचय अवश्य देखें, और किसी ने नहीं भी देखा है तो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है तो आप इस परिचय को पढ़ लें। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की पुस्तक में जो गद्यांश पाठ है। गद्यांश पाठ में जो पहला पाठ है मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद की कहानी है 2 बेलों की कथा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम कथा को समझने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चों के पास किताब होनी चाहिए, और अगर किताब नहीं है तो मेरे द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं उनका ध्यान से अवलोकन करें, ध्यान से सुने, ताकि आपको पाठ का अर्थ ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो शुरुआत करते हैं हम पाठ के मुख्य उद्देश्य से। 2 बेलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। पंचतंत्र की जो कहानी है वह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी हुई है। अब हम शुरू करते हैं 2 बेलों की कथा। सभी बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, नहीं है तो ध्यान से सुने। 2 बेल होते हैं, एक का नाम होता है हीरा और एक का नाम होता है मोती। हीरा बड़ा होता है, मोती छोटा होता है। दोनों बेलों की जोड़ी होती है, दोनों बेलों की गोई होती है। गोई का मतलब जोड़ी होना। और हीरा तो नरम दल का होता है, सरल स्वभाव का होता है, और मोती होता है जो गर्म स्वभाव का होता है। ठीक है, हीरा और मोती 2 बेल हो गई। ये दोनों बेलों का मालिक है झूरी नाम का कृषक, झूरी नाम का कृषक। और झूरी इन दोनों बेलों को अपने साले को दे देता है, और उसके साले का नाम क्या है? गया है एक साले का नाम, और एक साले का नाम है भैरो। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखते हैं। जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। कोई भी आदमी बेवकूफ होता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने हमें ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना है, नहीं देखा है। जितना चाहो गरीब को मार लो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी कुछ होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय नहीं बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन ध्यान से सुने सभी, यहां पर हम मुंशी प्रेमचंद की बात कर रहे हैं, और मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करते हैं
तो मुंशी प्रेमचंद की यहाँ जो कहानी है, दो बेलों की कथा, इस कहानी में दोनों बेलों की कथा के माध्यम से कवि क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। देखें, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बेल भी सामने देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। जूरी जाति का, जूरी नाम है, जूरी काछी जाति का व्यक्ति है। जूरी काछी के दो बेलों के नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने का वाला मनुष्य भी वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, कभी कभी केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल दप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक ही यही चेष्टा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पे रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते। नाद में खली भूसा पड़ जाने पर दोनों एक साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक जब मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी वहां से हटा लेता था। संयोग की बात है, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। अब हम कहानी की चर्चा करते हैं। जूरी ने क्या किया, उन दोनों बेलों को ससुराल भेज दिया। ससुराल में उसके साले का नाम था गया। गया के पास उनको भेज देता है। दोनों बेल को वहां से ले जाया जाता है। अब जूरी का जो साला है गया, उन दोनों बेलों को लेकर तो चला गया, पर घर तक लेके जाने में उसको दांतों तले चने चबाने पड़े। कहने का मतलब क्या है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि दोनों बेल वहां तक जाना नहीं चाहते थे। अब बात करते हैं उन दोनों बेलों से। वहां पर जो गया जूरी का साला था, वह खूब काम करवाता, बहुत मेहनत करवाता। एक दिन रात को वह तुड़वा कर भागने की कोशिश करे, परंतु जूरी उनको पीटते पीटते वापस ले गया। अब जब वह उन दोनों बेलों को वहां से ले गया तो अब उनको वापस पकड़ कर ले गया, और पकड़ कर ले जाने के बाद जब दोनों बेलों को पकड़कर जूरी ले गया, उनको मोटी मोटी सांकलों से बांध दिया। और मोटी मोटी सांकलों से बांधने के बाद उनको चारा भी नहीं डाला गया, चारा नहीं दिया गया, उनको 2-3 दिनों तक भूखा रखा गया। जो उसका साला गया था, उसकी एक बेटी थी। उस बेटी ने उन दोनों बेलों को चुपके से रात को खाना खिलाना शुरू कर दिया। दोनों बेलों ने आपस में बात की कि एक यही बच्ची है जो हमारा ख्याल रखती है। जैसे तैसे करके दूसरे दिन तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। गया उनको दूसरे दिन फिर से खेतों में जोतने के लिए तैयार कर दिया, परंतु दोनों बैल आगे खिसकने का नाम नहीं लेते। दोनों एक जगह जाम हो गए। गया उनको बहुत तेज मारा करता था। मार मार के उन दोनों बैलों की हालत उसने खराब कर दी। अब खराब कर दी तो बैलों को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि बैलों को पता था कि उनका जो मालिक था जूरी, वह उन पर कभी भी मारता नहीं था। सिर्फ कक कक की आवाज से ही
वह बैलों को हर इशारा समझा देता था और वह बैल भी आसानी से उसका कार्य किया करते थे, खेत में हल जोता करते थे। जब बैलों को पता चला कि हमारे बस की नहीं है, एक दिन रात को वह बहुत परेशान हो गए, न उनको खाना दिया जा रहा था, न उनको चारा डाला जा रहा था। तो जो गया की बेटी है उसने उन दोनों बैलों को खोल दिया और चुपचाप उनको बता दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वह वहां से दोनों भाग जाते हैं, गया के पकड़ में नहीं आते। अब वह भागते भागते अनजान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। अनजान रास्ते पर जब पहुंचते हैं तो उनको एक मटर का खेत दिखाई देता है। मटर का खेत दिखाई दिया, वह आसानी से चर लिए। वहां पर हीरा और मोती दोनों ने चर लिया। थोड़ा आगे चलते हैं तो वहां उनके सामने एक मोटा ताजा सांड दिखाई देता है। अब हीरा और मोती दोनों डर जाते हैं, परंतु मोती कहता है कि जब हम दोनों साथ हैं तो डरने की क्या बात है। दोनों उसको आसानी से लड़ाई करते हैं और उस सांड को मारकर भगा देते हैं। उस सांड को मारकर भगा देते हैं वहां से। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं तो जिस खेत में उन्होंने मटर खाए थे उस खेत के मालिक ने उन दोनों को पकड़ लिया। मोती चर रहा था और हीरा मेर पर खड़ा था, परंतु हीरा ने कहा मैं दूसरों के खेतों में चारा नहीं चरूंगा। मोती मारा नहीं। मोती जो ही चरने लगा तो उसका पैर कीचड़ में धंस गया और उसके खेत वालों ने उसको पकड़ लिया। हीरा ने सोचा कि अब मेरा मित्र भी यहाँ कीचड़ में है तो मैं क्यों न जाऊं। तो वह भी वापस मोती के पास आ जाता है। दोनों बैलों को पकड़ लिया जाता है। दोनों बैलों को पकड़कर मवेशी खाने में डाल दिया जाता है। मवेशी खाना जहां पर पालतू या आवारा पशुओं को रखा जाता है, वहां पर रोज उनकी हाजिरी होती है, रोज उनको टाइम से खाना मिलता है, रोज उनको चारा मिलता है। अब वहां पर जो जानवर पड़े थे उन दोनों बैलों के अलावा वहां पर गधे भी थे, कुत्ते भी थी, गायें भी थी, भैंसें भी थी, बकरियां भी थी, भेड़ें भी थी, बहुत सारे जानवर थे। सभी इस हाल में पड़े थे कि 2-3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं, किसी की जान में जान नहीं थी। अब जान में जान नहीं थी तो हीरा और मोती ने सोचा कि अब हम क्या करें। तो हीरा और मोती को भी वहां बांध दिया जाता है। जब ठाण में देखा जाता है तो न चारा है, न खाने को और न पीने को वहां पानी है। 2-3 दिन तक दोनों अनायास ही पड़े रहते हैं। हीरा और मोती आपस में बातें करते हैं कि हीरा भाई अगर ऐसे पड़े रहे तो हम निश्चित तौर पर मर जाएंगे। हीरा और मोती ने दीवार चाटनी शुरू कर दी। थोड़ी बहुत चाटी पर उससे पेट भरने वाला नहीं था। मोती ने दीवार गिराने की कोशिश की कि यहां से भागने के लिए दीवार गिराना पड़ेगा। मोती ने क्या किया, मोती ने सींग मारे और सींग मारता है मोती तो हीरा ने मना किया, पर हीरा ने भी कहा मरने से तो अच्छा है निकलना बढ़िया है। हीरा और मोती ने जैसे तैसे वह 1-2 दिन में वह दीवार तोड़ दी। परंतु तोड़ने से पहले उस दीवार के बारे में वहां का जो रखवाला था उसको पता चल जाता है। वह रखवाला हीरा और मोती की भयंकर पिटाई करता है। दोनों को जेल में वापस डाल दिया जाता है। परंतु अंत में मोती ने ऐसे सींग की चोट मारी कि पूरी दीवार ही गिर जाती है। गिरने के बाद हीरा और मोती तो वहां से भागते नहीं है क्योंकि उनकी हिम्मत होती नहीं है। और जो भागने वाले जानवर हैं वह कौन कौन से थे, कुत्ता, बिल्ली, बकरियां, गायें, भैंसे सब वहां से भागने लग गए। परंतु 2 वहां पर गधे थे, वह नहीं भाग रहे थे। गधे को जब कहा भाई हम तो भाग नहीं रहे क्योंकि हमारी तो हिम्मत नहीं है, परंतु तुम क्यों नहीं भाग रहे हो, अब तो दीवार भी टूट गई है। गधा क्या बोलता है, भाई पता है मुझे शाम तक मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर वापस यहीं लाकर डाल देंगे, इससे अच्छा है मैं यहीं पर रह लेता हूँ। बैलों ने समझाया भाई भाग जा, तेरा यहाँ रहना बड़ी मुश्किल से तो जगह मिली है, फिर भी वह गधे नहीं भागते। अब वहां पर एक अड़ियल बुड्ढा आता है ढूंढता कि ये बैल लेने के लिए। तो जब गिरवी होते हैं, नीलामी होती है बैलों की, तो एक अड़ियल बुड्ढा ही उनको खरीद लेता है। वह बुड्ढा उनको जैसे तैसे अपने घर लेके जाने की कोशिश करता है।
रास्ते में चलते 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 हीरा और मोती को वह रास्ता पहचानने में आ जाता है कि ये तो वही रास्ता है जो कि हमारे मालिक झूरी के घर जाता है। वह देखकर आसपास का माहौल देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये कौन सा रास्ता है, झूरी का है। वह अड़ियल डड्डू को या अड़ियल जो बुड्ढा है उसको इस तरह से दौड़ाते हैं कि वह रास्ते में ही रह जाता है और हीरा और मोती हिम्मत करके अपने मालिक झूरी के दरवाजे पर आके खड़े हो जाते हैं। झूरी उनको देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। झूरी उनको सहलाता है, फुसलाता है और उनकी देखरेख करने के लिए उनको चारा भी डालता है। जितने में ही वह अड़ियल बुड्ढा आ जाता है जो नीलामी से उनको खरीदा था। और आपको बता दूं कि वह बुड्ढा उनको खरीदने के बाद वह झूरी से लड़ाई करता है, परंतु दोनों बैलों ने उसको इस तरह से भगाया कि वह भागता ही चला गया और दोबारा उनके पास नहीं आया। फिर से वह दोनों बैल हीरा और मोती झूरी के घर आकर रहने लग जाते हैं। उनकी मालकिन उनको चारा डालती है और बड़े भावात्मक और प्रेम के साथ वापस वह हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। गांव के जो बच्चे हैं, गांव के जो लोग हैं, वह भी उनके साथ अच्छे से रहने लगते हैं और उनको भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो हीरा और मोती की यह कहानी थी, बहुत ही आसान और शॉर्ट में मैंने आपको बता दी है। आप इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए पुस्तक का सहारा लें। एक बार अगर ध्यानपूर्वक हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो यह हमारे समझ में आएगी। आगे का पाठ लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।